Hello viewers and the CBSE board examinee. I hope all of you are well and enjoying my first video about literature, prose and poetry. हम आशा करते हैं कि आप लोग आनंद ले रहे होंगे परीक्षा की तैयारी के लिए। मेरी फर्स्ट वीडियो जो डस्ट ऑफ ए स्नो पोएम है जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा कंप्लीट किया गया है और उसमें आए हुए सभी प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हुए होंगे, आशा करते हैं। इन ऑर्डर टू दिस, टुडे इज़ माय सेकेंड वीडियो about Robert Frost's second poem named Fire and Ice. Fire and Ice रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा जो लिखा गया कविता है, कंपोज्ड है, वो भी काफ़ी ब्यूटीफुल, इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल एंड वेरी ग्रेट सिग्निफिकेंस इन आवर लाइफ। इनके द्वारा लिखी गई एक कविता है फायर एंड आइस, जो वो बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही सरल, बहुत ही इजी एंड इंटरेस्टेड है मानव जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए। और आपके बोर्ड एग्ज़ाम में भी इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम है। तो आइए इसी क्रम में हम लोग सीखते हैं इस कविता के जो लिखने वाले हैं पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, उनके बारे में। तो ये पोएम है हमारा फायर एंड आइस। फायर एंड आइस, ये फायर एंड आइस जो पोएम है ये किसके द्वारा लिखा गया है? बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्लियर है? तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में आज हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट is the most popular American poet। क्लियर है? तो फर्स्ट बिंदु हमने, फर्स्ट पॉइंट क्या लिया कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही लोकप्रिय एक अमेरिकन कवि है और काफ़ी पॉपुलर है। क्यों? क्योंकि इनकी कविताएं जो हैं, इनके पोएम्स जो है काफ़ी छोटी पोएम्स होती हैं, काफ़ी सरल होती हैं और डायरेक्ट हमारा कनेक्शन स्थापित करता है पाठक और इस कविता के बीच में। और इन्होंने जिन बिंदुओं को टच किया है अपने इस कविता में वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो काफ़ी उपयोगी है और आवश्यक भी है। तो ये मोस्ट पॉपुलर अमेरिकन पोएट है और जैसा कि हम जानते हैं कि ही वॉज born on 26th March 1874। इनका जन्म कब हुआ है? 26 मार्च 1874 को, ठीक है ना? एंड डाइड ऑन, और इनका जो मृत्यु है वह है आपको 29 जनवरी 1963। तो ये इनका डेथ है, ये इनका बर्थ है और ये अमेरिकन पोएट है। कौन है ये? अमेरिकन पोएट ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी, यानी कि आधुनिक युग का, ये आधुनिक युग के कवि हैं। क्या विशेषता है इनकी?
तो ये कविताएं जो लिखते हैं, डस्ट ऑफ स्नो है, फायर एंड आइस है, मेंडिंग वॉल है, ये सब कविताएं जो लिखते हैं बहुत छोटी, सरल और कविता और रीडर्स के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन जुड़ता है, जो पूरे मानव समुदाय के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए कल्याणकारी है। ठीक है ना। तो इसी संदर्भ में हम लोग ये पढ़ रहे हैं। तो अभी हमने क्या देखा? मोस्ट पॉपुलर अमेरिकन पोएट, बर्थ 26 मार्च 1874 एंड डेथ 29 जनवरी 1963। और ये इनका आयु जो है, ही डाइड at the age of 88। 88 वर्ष की आयु में ये इस संसार से चले जाते हैं। अपने इस लंबे से जीवन काल में इन्होंने जो कुछ भी संसार में देखा, उसका कॉज और उसका सॉल्यूशन दोनों दिया। तो अभी हम लोगों ने किसके बारे में इतनी जानकारी ली? अबाउट द पोएट। अबाउट द पोएट हम लोग किसके बारे में अभी सीखे हैं? ये कवि के बारे में जाने। किसके बारे में जाने अभी हम लोग? कवि के बारे में। अब हम लोग जानेंगे पोएम के बारे में। उस पोएम के बारे में, जिस कविता के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यह कविता रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी हुई है और उसका नाम है फायर एंड आइस। ठीक है ना। तो फायर एंड आइस कैसी कविता है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। क्लियर? फायर एंड आइस जो है वो कैसी कविता है, इस पर हम लोग विचार करेंगे। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द पोएम। अबाउट द पोएम। कौन सा पोएम? यही फायर एंड आइस। फायर एंड आइस। नाम देखिए कितना सरल है, कितना इजी है एंड कितना कॉमन है। हम इस फायर से कितना परिचित हैं, कितना कॉमन है। ठीक है ना। तो इनकी कविताओं की विशेषता क्या है? ये टॉपिक जो है बहुत सरल रखते हैं, उसमें मैसेज जो देते हैं वो बहुत ही यूनिवर्सल होता है, विश्वव्यापी होता है। तो फायर से हम लोग चिर परिचित हैं और आइस इससे भी चिर परिचित है, और यही अपनी कविता की हेडिंग रखकर हम सबों को ये आकर्षित करते हैं। तो फायर हॉट होता है और आइस क्या होता है? कोल्ड होता है। ये दोनों एक दूसरे के उल्टा है। क्लियर? फायर काफ़ी हॉट होता है और आइस काफ़ी कोल्ड होता है, लेकिन ये दोनों लाइफ टेकर है, जीवन ले लेने वाला है, जीवन को समाप्त कर देता है। आग भी जीवन को समाप्त कर देता है और बर्फ है वो भी हमारे जीवन को क्या करता है? समाप्त कर देता है। तो थोड़ा सा मीनिंग निकल कर आ रहा है कि ये हेडिंग हमें क्या बता रहा है। दूसरी चीज है कि इस कविता में हम दो चीज देखते हैं। यह पोएम जो है हाईली सिंबॉलिकल है। हाईली सिंबॉलिकल पोएम। हाईली सिंबॉलिकल पोएम। ये कविता जो है काफी उच्च संकेतात्मक कविता है। उच्च संकेतात्मक। कैसे उच्च संकेतात्मक? तो देखेंगे कि फायर का प्रयोग इन्होंने, फायर वर्ड का प्रयोग किसके लिए किया है? ये सिंबल है। फायर एक सिंबल है। फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, DESIRE, डिजायर, और इंटेंसिटी ऑफ डिजायर, इंटेंसिटी ऑफ डिजायर, DESIRE, तीव्र कामना, तीव्र कामना। ठीक है ना। तो तीव्र कामना जो है, किसी भी चीज का अगर हम तीव्र कामना करते हैं तो यह आग के समान होता है। तीव्र कामना, हमारी तीव्र कामना जो है वो किसके समान होता है?
आग के समान होता है। और आग का काम क्या है? आग का काम है जलाकर समाप्त कर देना। तो उसी तरह से हमारी तीव्र कामना जो है वो भी हमें जलाकर राख कर देती है, वो हमारे जीवन लीला को समाप्त कर देती है। कितना सुंदर सिंबल इन्होंने प्रयोग किया है हमारे इंटेंस डिजायर के लिए। तो इंटेंस डिजायर की क्या विशेषता है और आग की क्या विशेषता है? दोनों की विशेषता समान है, इसलिए उन्होंने इंटेंसिटी ऑफ डिजायर के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया है? फायर का। क्लियर? और आपको मालूम है कि इस संसार में हर व्यक्ति की इच्छा होती है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इच्छा काफ़ी तीव्र होती है। जैसे आजकल सड़कों पर काफ़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं। क्यों? क्योंकि लोग वाहन तेज चला रहे हैं, अपने व्हीकल्स जो हैं, बाइक्स जो हैं, वो तेज चला रहे हैं। और वो तेज क्यों चलाते हैं? क्योंकि उनके पास तीव्र इच्छा है हम किसी से आगे निकल जाएं। उनके पास तीव्र इच्छा है कि हम अमुक स्थान पर शीघ्र पहुंच जाएं। तो ये तीव्र इच्छा ही उनको एक्सीडेंट करा देता है और उनके जीवन लीला को समाप्त कर देता है। क्लियर है? तो ये भी एक बीमारी है, ये भी एक मेंटल डिजीज है। क्या? इंटेंस डिजायर। ठीक है ना? तेज इच्छा, तीव्र इच्छा जो है वो एक मानव रोग है, मानव की मस्तिष्क रोग है। और कवि हमें सलाह भी देता है कि इससे हमें बचना चाहिए। दूसरी चीज हम देखते हैं आइस। ये आइस स्टैंड्स फॉर जिलसनेस, जीलसनेस। ये आइस जो है वो हमें क्या चीज का संकेत देता है? आपको जिलसनेस का। क्या चीज का? जिलसनेस। तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये जिलसनेस है क्या। क्लियर? हम सभी कोई इस चीज को जान लें कि ईर्ष्या, जिलसनेस मीन्स ईर्ष्या। तो ईर्ष्या क्या है? एक प्रकार का घृणा है। क्या एक प्रकार का? घृणा है, नफरत है। तो ये भी हमारे संसार में हम मानवों के बीच एक दूसरे से घृणा फैल रही है, तेजी से फैल रही है। हम एक मानव दूसरे मानव से, हम एक मानव समुदाय दूसरे मानव समुदाय से, एक जाति दूसरे जाति से क्या कर रहे हैं? घृणा कर रहे हैं। घृणा, हैट्रेड, HATRED, हैट्रेड। हैट्रेड मतलब घृणा। तो कवि ने बताया है कि तीव्र इच्छा आग के समान होती है और आग या तीव्र इच्छा क्या है? हमें जलाकर राख कर देता है, हमारे जीवन को समाप्त कर देता है। ठीक उसी तरह से हैट्रेड, हैट्रेड यानी कि घृणा। ये घृणा के लिए इन्होंने कौन सा शब्द का प्रयोग किया है? आइस। आइस का और हैट्रेड का एक ही फंक्शन है। आइस धीरे धीरे पिघलता है, चारों तरफ जलाशय ला देता है और जीवन को समाप्त कर देता है। या अगर हम एक मुट्ठी बर्फ लेते हैं और उसमें एक चींटी को डाल देते हैं तो ठंड के कारण, अत्यधिक ठंड के कारण उस चींटी का जीवन जो है वो समाप्त हो जाता है। या ऐसे कहें कि एक कमरे में अगर हम बर्फ भर दें और उसमें एक मनुष्य को लाकर बीच में रख दे तो बर्फ जो है उस मानव का जान ले लेगा, उसके जीवन को छीन लेगा। यानी कि फायर और आइस दोनों क्या है? लाइफ टेकर है। ये दोनों हमारे जीवन को लेते हैं। तो हैट्रेड जो है वो हमारे समाज में, हमारे राष्ट्र में फैल रहा है, हमारे विश्व में फैल रहा है और ये इतना फैल रहा है कि इस संसार को नष्ट कर देगा। तो इस प्रकार से कवि ने हैट्रेड के लिए क्या प्रयोग किया है? सिंबल के रूप में आइस को। तो इस प्रकार से कवि ने बताया कि फायर एंड आइस बोथ आर लाइफ टेकर्स, ये हमारे जान ले लेते हैं। और तो उन्होंने ये सिंबॉलिकल पोएम भी हम कह सकते हैं। और इसके साथ ही हम लोग ये भी कह सकते हैं कि इस पोएम में सजेशन भी है। क्या है? एक
सजेशन। तो जहाँ ये पोएम हाईली सिंबॉलिकल पोएम है, वहीं यह पोएम एक सजेस्टिव पोएम भी है। क्या है ये? सजेस्टिव। दिस पोएम इज अ सजेस्टिव पोएम। सजेस्टिव पोएम, क्लियर है? यह एक सजेस्टिव पोएम भी है। सजेस्टिव का अर्थ क्या होता है? सुझावात्मक। तो क्या सुझाव दे रहा है? यह कजेटिव पोएम भी था। इस संसार को नष्ट होने का कारण क्या क्या बताया? तो कारण बताए हैं कवि ने कि घृणा चारों तरफ फैल रही है। यह हमारे समाज, ये हमारे राष्ट्र, ये व्यक्ति, ये संसार को नष्ट कर देगा। और दूसरी चीज कारण बताए हैं संसार के नष्ट होने का कि हम सबों के पास तीव्र इच्छा है, और यह हमारी तीव्र इच्छा हमारे जीवन लीला को क्या कर देगा? समाप्त करता है। ये पॉजिटिव पोएम भी हो सकता है या सिंबॉलिकल पोएम भी हो सकता है, और यह सजेस्टिव भी है। इस कविता में कवि ने बड़ी ही सुंदर एक मैसेज दिया है, तो हम इसको मैसेज भी कर सकते हैं। इन दिस पोएम the poet has given us a very beautiful message। ये मैसेज ही तो सजेस्टिव है, सजेशन है। और वो मैसेज क्या है? गिवन अस अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। ही सेज दैट वो बताते हैं कि यहां वी मतलब हम सभी मानव जाति, वी शुड लीव our desire, we should leave our desire and hatred। हमें छोड़ देना चाहिए, हमें त्याग कर देना चाहिए अपनी इच्छा को और अपनी घृणा को, ठीक है ना? and live together with love। और हमें प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। हमें घृणा, इच्छा, कामना, इन सभी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए और आपस में मिलकर एक साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। केवल हमारा प्यार है जो हमारे इस संसार को बचा सकता है, राष्ट्र को बचा सकता है, व्यक्ति को बचा सकता है, एक समाज दूसरे समाज को बचा सकता है, आपस के रिश्तों को हम बचा सकते हैं, जिंदा रख सकते हैं। बस वो है प्रेम के सहारे, न कि घृणा और तीव्र कामना के लेकर के। तो ये तीव्र कामना और घृणा है, वो हमारे विनाश का कारण है। हमें इससे त्याग कर देना चाहिए और हमें प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, एक साथ मिलकर। यही दो मैसेज है इस कविता में, इस पोएम में। तो इस दृष्टिकोण से यह कविता जो है, यह पोएम जो है, काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसी दृष्टिकोण से हम ये भी कह सकते हैं कि यह पोएम हमारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हम इसे पढ़ें। तो आइए अब हम लोग चलकर इसे पढ़ते हैं स्टेंजा वाइज या लाइन बाय लाइन, और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, स्टेंजा वाइज क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। इसमें देयर आर 9 लाइन्स इन दिस पोएम। इस कविता में 9 पंक्तियां हैं। हम लोग इसे फर्स्ट में पढ़ सकते हैं कुछ लाइन को अलग करके, और वो होगा आपका 4 लाइन का। और हम सेकेंड बार में पढ़ सकते हैं, सेकेंड स्टेंजा में पढ़ सकते हैं 5 लाइन, और इस तरह से 9 लाइन हम पढ़ेंगे। डिफ़िकल्ट वर्ड, एक्सप्लानेटरी नोट्स, स्टेंजा वाइज क्वेश्चन आंसर, डिफ़िकल्ट वर्ड्स, ये सब पढ़ते रहेंगे, ठीक है? तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं इसे
स्टेंजा वाइज। तो इसमें 9 पंक्तियां जो हैं उसे हम 2 भाग में करते हैं। फर्स्ट स्टेंजा में हम पढ़ लेंगे 4 लाइन, सेकेंड स्टेंजा में हम लोग पढ़ेंगे 5 लाइन, और इस तरह से इसे हम कंप्लीट करेंगे। तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। ठीक है, कितना इजी है। फर्स्ट लाइन एकदम प्रोज की तरह दिख रहा है। सम से इन आइस, सम से इन आइस। क्लियर? उन्होंने बताया है इन 2 पंक्तियों में कि यह संसार लगता है कि 2 भागों में बटा हुआ है। एक भाग का कहना है कि यह संसार मिट जाएगा तीव्र कामना के चलते, दूसरे भाग के लोग कह रहे हैं कि संसार मिट जाएगा घृणा के चलते, घृणा में मिट जाएगा। अभी तक 2 लाइन हुए, लेकिन कभी कभी एक ओपिनियन है, कभी कभी एक ओपिनियन है, वो 3rd लाइन में है। फ्रॉम व्हाट, देखेंगे कितना सुंदर ढंग से लिख रहे हैं, फ्रॉम व्हाट। यह संसार चाहे जिससे भी मिट जाए, इनका कुछ कहना नहीं है, इनका भी एक ओपिनियन है, और ओपिनियन वो रखते भी हैं। आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई हैव टेस्टेड, आई हैव टेस्टेड, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, ऑफ DESIRE, डिजायर। उनका मानना है कि ये संसार चाहे जिससे भी अंत हो जाए, कभी अपना ओपिनियन रखते हैं और बताते हैं कि हमारा भी एक ओपिनियन है कि हमने स्वाद चखा है किसका, तीव्र कामना का, और इनको भी कुछ नुकसान हुआ है, वो अपनी बात को रखना चाहते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर, आई होल्ड विथ दोज, आई होल्ड विथ दोज, मैं सहमत हूं ऐसे लोगों से, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, हु फेवर फायर। तो चलिए, हमने 4 लाइन लिखे, ये 4 लाइन का एक स्टेंजा हुआ, और इसमें आपके सामने लिखा गया ये पोएम का एक हिस्सा। तो हम लोग इसमें डिफिकल्ट वर्ड सम से बहुत इजी वे से हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आप लोग देखेंगे, आप जरूर समझ जाएंगे, और लगेगा कि आप बहुत ही अच्छे ढंग से सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, और ये पोएम जो एक डिफिकल्ट है वो इजी आपके लगने लगेगा। सम से, कुछ लोग कहते हैं, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यह संसार, यह जगत, यह संसार विल एंड, मिट जाएगा, एंड मिट जाएगा, इन फायर, आग के कारण। आग यानी कि तीव्र इच्छा के चलते, तीव्र इच्छा के कारण यह संसार मिट जाएगा। तो फर्स्ट लाइन क्लियर हुआ। सेकंड लाइन, सम से इन आइस, और कुछ लोगों का कहना है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, और दूसरे समूह के लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं भाई, तीव्र इच्छा के चलते तो पता नहीं, लेकिन हम ये बात कहना चाहेंगे कि यह संसार मिट जाएगा आपसी घृणा के चलते। 2 लाइन क्लियर हुए। 3rd लाइन में कवि ने अपनी बात रखी है। ये 2 लाइन दूसरों की थी, कवि अपनी बात रख रहा है 3री लाइन में, और 4थी लाइन में भी अपनी बात रख रहा है। 3री लाइन में अपनी बात बताएगा, 4थी लाइन में समर्थन करेगा, समर्थन, ठीक है ना, फेवर करेगा। फ्रॉम व्हाट, जिससे भी यह संसार मिट जाए, मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन आई हैव टेस्टेड, मैंने भी स्वाद चखा है, मैंने भी स्वाद चखा है, मैंने भी जाना है। टेस्ट मतलब स्वाद चखना या जानना। मैंने भी स्वाद चखा है या मैंने भी जाना है। किसको जाना है? ऑफ डिजायर, तीव्र कामना को। तीव्र कामना के चलते भी कभी कभी कुछ नुकसान उठाना पड़ा है, उन्होंने अपनी ये बात 3rd लाइन में रखा है। यहाँ आई वर्ड जो है पोएट ने अपने लिए प्रयोग किया है। 4थे लाइन में देखते हैं समर्थन की बात। आई होल्ड, कवि कहता है, आई पोएट के लिए है, कवि सहमत है,
होल्ड मीन्स एग्री, कवि सहमत है विथ दोज, उन लोगों से, कवि सहमत है उन लोगों से जिन्होंने समर्थन किया है आग का। हु फेवर फायर, जिन्होंने समर्थन किया है आग का। क्या समर्थन किया है? लोग, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने समर्थन किया है कि भाई यह संसार का अंत हो जाएगा तीव्र कामना के चलते, तो कवि सहमत है ऐसे लोगों से। क्लियर है? तो आइए अब हम लोग डिफिकल्ट वर्ड करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, इसमें कोई डिफिकल्ट वर्ड नहीं है। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि यह घृणा से समाप्त हो जाएगा, इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं। यहां देखेंगे फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड, इसका एक मीनिंग देखते हैं। टेस्ट, TAST, टेस्ट। टेस्ट मतलब हो गया ये वर्ब, और इसका मतलब हुआ आपका फ्लेवर, FLAVOUR, फ्लेवर, या नो, KNOW, स्वाद चखना या जानना। ठीक है? आई होल्ड, यहां एक और देखते हैं HOLD, होल्ड ये भी वर्ब है, इसका अर्थ हो गया अग्री। अग्री मतलब सहमत होना। और एक और है यहां पर फेवर, यहां पर क्या है? FAVOUR, फेवर ये भी वर्ब है, और इसका अर्थ हो गया सपोर्ट, SUPPORT, सपोर्ट, समर्थन करना। क्या करना? समर्थन करना। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमें 3 डिफिकल्ट वर्ड मिले, और आपको जैसा कि मालूम है, जैसे कि हमने डस्ट ऑफ स्नो पढ़ाते समय बताया था कि आपके एग्जाम में डिफिकल्ट वर्ड पर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो सिनोनिम्स हो सकता है, एंटोनिम्स हो सकता है, तो डिफिकल्ट वर्ड को भी ध्यान में रखेंगे। और वोकैबुलरी जो है आपका ऑल ऑफ सडन इंक्रीज नहीं होता है, वो धीरे धीरे होता है। जितने प्रोज पोइट्री पढ़ते जाएंगे आपके पास 2-4 मिल, जैसे कि अभी हमने 4 लाइन का एक स्टेंजा पढ़ा, इसमें 3 आपको डिफिकल्ट वर्ड मिले। क्लियर? यही वोकैबुलरी हो जाएंगे आपके। तो इस प्रकार से इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थोड़ा सा अब हम लोग चलते हैं इसका राइम स्कीम देखने। तो राइम स्कीम देखते हैं। फायर के लिए ये देखेंगे, अगर हम फायर के लिए ए का प्रयोग करते हैं, आइस के लिए बी हो गया, क्योंकि इन दोनों का लय जो है, वॉल साउंड जो है वो मिल नहीं रहा है, तो फायर और आइस मिला नहीं लय, तो इस तरह फायर के लिए ए, आइस के लिए बी। और फायर और डिजायर एक जैसा है, आयर, फायर, डिजायर, आयर, आयर दोनों में आ रहा है, आयर। तो ये फायर के लिए हमने ए किया है, तो डिजायर के लिए भी ए का दिए। और यहाँ फायर एक और है, तो ये भी ए हो गया। तो हमको राइम स्कीम क्या मिला यहाँ? ABAA। क्या मिला राइम स्कीम? ABAA। तो इस प्रकार से हमको राइम स्कीम भी मिल गया, डिफिकल्ट वर्ड्स भी मिल गया। स्टेंजा को हमने पढ़ा, इसको एक्सप्लेनेटरी नोट्स के साथ पढ़ा, और कवि फर्स्ट स्टेंजा में क्या क्या कहा है वो भी बताए। तो कवि ने लोगों की बात, अपनी बात तथा समर्थन की बात, 4 बातें की है, 3 बातें की है। लोगों की बात, लोग 2 तरह के हैं, दोनों अलग अलग विचार रखते हैं। एक का कहना है कि ये संसार तीव्र इच्छा के चलते मिट जाएगा, दूसरे का कहना है कि नहीं भाई, यह संसार का अंत हो जाएगा आपसी घृणा के चलते। फिर कवि ने अपनी बात रखा है कि नहीं भाई, मैंने डिजायर का स्वाद चखा है, इसलिए मैं तो कहूँगा कि भाई यह संसार खत्म हो जाएगा तीव्र इच्छा के चलते। और कवि ने पुरजोर समर्थन भी किया है ऐसे लोगों का जिनका कहना है कि नहीं, यह संसार, यह जगत किसके चलते अंत हो जाएगा? तीव्र इच्छा के चलते। तो इस प्रकार से कवि ने फर्स्ट स्टेंजा में क्या क्या कहा हम लोग ये भी जाने। आइए अब हम लोग चलते हैं इसका सेकेंड स्टेंजा पढ़ने, और उसमें डिफिकल्ट वर्ड और कवि क्या बताना चाहता है ये भी देखेंगे। तो इस सेकेंड स्टेंजा में जाने से पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन में आएगा क्या आपका? तो क्वेश्चन में आएगा फर्स्ट स्टेंजा वाइज क्वेश्चन, 4 मार्क्स का होता है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो स्टेंजा वाइज में 4 क्वेश्चन होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा, नेम द पोएम, नेम द पोएम एंड द पोएट, एंड द पोएट। क्लियर है? तो इस
कविता का नाम लिखिए जहां से ये लाइन लिया गया है, और इस लाइन को लिखने वाले या इस कविता को लिखने वाले का कवि का नाम बताना है। तो ये हम जब जान गए अच्छी तरह से पढ़ करके तो भूले नहीं भुलाएंगे कि भाई ये लाइन जो है वो कहाँ से लिया गया है, फायर एंड आइस से लिया गया है। तो पोएम का नाम क्या है, फायर एंड आइस, हमको यहाँ लिख दिए। एंड पोएट का नाम क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ROBERT और FROST, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो रॉबर्ट का R कैपिटल और फ्रॉस्ट का F कैपिटल जरूर होना चाहिए, और पोएम का फर्स्ट लेटर जहां भी है वो हमारा क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। फायर एंड आइस का I कैपिटल, फायर का F कैपिटल होना जरूरी है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो इस प्रकार से 4 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन करेंगे, फिर थर्ड और फिर फोर्थ। क्लियर है? तो अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन जो करेंगे वो होगा व्हाट इज द हो सकता है कि व्हाट इज द राइम स्कीम। सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन हमारा सेकंड, व्हाट इज द राइम स्कीम, व्हाट इज द राइम, RHYME, राइम स्कीम। इस कविता का राइम स्कीम क्या है, क्लियर ना? तो राइम स्कीम हमने कर दिया है, राइम स्कीम आपका यहां है ABAA। तो इस स्टेंजा का राइम स्कीम क्या है, तो राइम स्कीम है ABAA। आपका आंसर मिल गया, तो इसमें 1 नंबर आपको मिल जाएंगे। क्लियर? तो इस प्रकार से हमने 2 क्वेश्चन किया, और अब थर्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं स्टेंजा वाइज। तो वो थर्ड क्वेश्चन क्या है, आप थोड़ा सा इसको लिखने वाला दे सकता है। क्या दे सकता है, लिखने वाला क्वेश्चन, ठीक है ना? तो ऐसे भी पूछ सकता है, राइट द मीनिंग ऑफ फायर एंड आइस, राइट द मीनिंग ऑफ फायर एंड आइस। आपको पहले ही बताया गया कि फायर का मीनिंग क्या है और आइस का मीनिंग क्या है, बताया गया। व्हाट, राइट द मीनिंग, राइट द मीनिंग MEANING, राइट द मीनिंग, और ऐसा राइट द मीनिंग ऑफ फायर एंड आइस। फायर एंड आइस का मीनिंग बताना है। तो फायर क्या चीज के लिए प्रयोग किया गया है, फायर मीन्स डिजायर, फायर मीन्स डिजायर। उसके बाद है आपका आइस, आइस का मतलब क्या, आइस मीन्स हैट्रेड, HATRED, हैट्रेड या जिलसनेस। तो ये भी हो गया। फायर का मतलब डिजायर और आइस का मतलब हैट्रेड। आइस का प्रयोग कवि ने किस लिए किया है, नफरत के लिए, घृणा के लिए किया है, और फायर का प्रयोग किस लिए किया है, तीव्र कामना के लिए किया है। तो इस प्रकार से ये भी दोनों सही हो गए, इसमें भी आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। और अब हम लोग चलते हैं एक और क्वेश्चन करने कि कवि का क्या ओपिनियन है, इस संसार के अंत होने का जो कवि ने अपना ओपिनियन दिया उस पर एक क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज द पोएट्स ओपिनियन, फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट इज द पोएट्स ओपिनियन, व्हाट इज द पोएट्स OPINION, व्हाट इज द पोएट्स ओपिनियन अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। इस संसार के अंत के बारे में कवि का क्या ओपिनियन है। द पोएट्स ओपिनियन इज, द पोएट्स ओपिनियन अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड इज, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। द वर्ल्ड, तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, द वर्ल्ड विल एंड, द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। It is the poets, it is the poet's opinion, it is the poet's opinion। यही तो कवि का अपना विचार है कि भाई यह संसार क्या चीज संत हो जाएगा, तीव्र कामना के चलते। तो इस प्रकार से हमने फर्स्ट स्टेंजा
में बहुत सारा क्वेश्चन किए, डिफ़िकल्ट वर्ड, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, और इस पर 4 क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया। तो आइए अब हम लोग फिर चलते हैं जो सेकेंड स्टेंजा है उसको कंप्लीट करने। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका ये पहले पोएम लिख लेते हैं सेकेंड स्टेंजा। तो सेकेंड स्टेंजा है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, बट इफ इट हैड टू पेरिश twice, TWIC, twice, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate, ENOUGH, enough of hate, clear? Enough of hate to say that for destruction, to say for that destruction, to say for that destruction, ice is also great, is also great and would suffice, SUFFIC। तो इस पोएम में, इस छोटी सी पोएम जो 9 लाइन की है, उसे हमने 2 भागों में बांटकर 2 स्टेंजा बनाया, और फर्स्ट स्टेंजा में जो 4 लाइन थे वो हमने कंप्लीट किया, और ये सेकंड स्टेंजा में 1 2 3 4 5 5 लाइन है, और इन 5 लाइन को हम लोग समझेंगे डिफ़िकल्ट वर्ड्स नोट्स के साथ, एक्सप्लेनेटरी नोट्स के साथ, और ये भी जानेंगे कवि ने इसमें क्या क्या कहा है। बट इफ़, लेकिन अगर, इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इस संसार को, यहाँ इट किसके लिए प्रयोग किया गया है? जिन शब्दों पर हम जोर देते हैं वो इंपॉर्टेंट है। इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, इट को प्रयोग किया गया है संसार के लिए। इट हैड टू पेरिश, अगर इस संसार को नष्ट होना पड़ा, ट्वाइस, दोबारा, अगर इस संसार को नष्ट होना पड़ा दोबारा, आई थिंक, फिर यहां आई वर्ड किसके लिए प्रयोग किया गया है? पोएट के लिए प्रयोग किया गया है। कवि कहता है, आई थिंक, कवि कहता है या सोचता है, आई नो, जहां तक उसकी जानकारी है, जहां तक उसको मालूम है, एनफ ऑफ इट, कि भाई यह संसार नष्ट हो जाएगा घृणा के कारण। किसके कारण? घृणा के कारण। क्यों? क्योंकि आजकल एक मानव दूसरे मानव से क्या कर रहा है? घृणा कर रहा है, और इसका स्पीड बहुत तेज हो गया है। अब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से घृणा कर रहा है, जैसे अभी चाइना का अमेरिका से, चाइना का भारत से घृणा, तो एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र से घृणा, एक विद्यालय का दूसरे विद्यालय से, एक कम्युनिटी का दूसरे कम्युनिटी से जो घृणा का भाव बढ़ रहा है, इससे भी विनाश होता है। और इसी विनाश को उन्होंने हैट्रेड को किससे कंपेयर किया? आइस से, क्योंकि बर्फ भी धीरे धीरे जान लेता है और हमारा घृणा भी हमारा धीरे धीरे जान ले लेता है। क्लियर? आई थिंक, कवि सोचता है या कवि कहता है, आई नो, जहां तक उसकी जानकारी है, एनफ ऑफ हेट, घृणा भी पर्याप्त है, घृणा भी पर्याप्त है, घृणा भी काफी है इस संसार को मटियामेट कर देने के लिए। टू से फॉर दैट डिस्ट्रक्शन आइस, कवि कहता है कि भाई बर्फ भी बर्बादी का कारण होता है, बर्फ भी बर्बादी का कारण होता है। बर्फ यानी कि घृणा भी इस संसार के विनाश का एक कारण बनेगा। इज ऑल्सो ग्रेट, और वो कहता है कि ये भी कमजोर नहीं है, ये भी बहुत ताकतवर है। कौन? हमारा घृणा।
क्या करने के लिए? हमारे संसार को, हमको मटिया मेट कर देने के लिए, समाप्त कर देने के लिए। एंड वुड सफाइस, यहाँ और यही होगा, सफाइस मीन्स सफिशिएंट, यानी कि ये काफी क्या होगा? उचित, ये काफी ताकतवर है इस संसार को मिटाने के लिए। एंड वुड सफाइस, ये भी कम नहीं है, ये भी बहुत ताकतवर है। और घृणा के, और हमारे तीव्र कामना हमको नष्ट करता है, कुछ छोड़ भी सकता है, इस संसार के कुछ हिस्सों को छोड़ भी सकता है, पूरी तरह से अगर विनाश नहीं भी कर सके, लेकिन घृणा जो है वो समूल नष्ट कर देगा, इस संसार का क्या कर देगा? पूर्ण विनाश कर देगा। तो आइए अब हम लोग चलते हैं इसके डिफिकल्ट वर्ड को देखने। यहां पेरिश, PERISH, ये पेरिश वर्ड है और इसका अर्थ होता है टू डिस्ट्रॉय, नष्ट करना, डिस्ट्रॉय, नष्ट करना। यहां ट्वाइस, ट्वाइस मीन्स फॉर द सेकेंड टाइम, ट्वाइस मीन्स फॉर द सेकेंड टाइम, क्लियर। उसके बाद है आपका, इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी नहीं है। और यहां हम देखते हैं सफाइस, SUFFIC, ये सफाइस जो है वो एडजेक्टिव है। सफिशिएंट, SUFFICIENT, सफिशिएंट, यानी कि सफिशिएंट मतलब पर्याप्त, सफाइस मीन्स, सॉरी, सफाइस मीन्स एनफ, ENOUGH, एनफ, एनफ मतलब पर्याप्त, पर्याप्त, क्लियर। ये भी पर्याप्त है, ये भी काफ़ी है। और जैसा कि हम लोग बताए हैं, हेट मीन्स डिसलाइक, घृणा, हेट मीन्स डिसलाइक, डिसलाइक यानी कि घृणा, हैट्रेड, HATRED, हैट्रेड। तो इस प्रकार से इसमें आए हुए दो चार जो है डिफिकल्ट वर्ड वो हमने आपको बताया। डिस्ट्रक्शन मीन्स रुइन, डिस्ट्रक्शन, यहाँ डिस्ट्रक्शन है, डिस्ट्रक्शन मीन्स रुइन, RUIN, रुइन, यानी कि मिट्टी में मिला देना या बर्बाद कर देना। तो एक्सप्लेनेटरी नोट्स देखे, डिफिकल्ट वर्ड्स देखे, और आइए अब हम लोग चलते हैं इसका राइम स्कीम देखने, राइम स्कीम, क्लियर। अब हम लोग इसका राइम स्कीम चल रहे हैं देखने। तो राइम स्कीम जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो देखेंगे। तो ट्वाइस, यहां पर क्या था? ट्वाइस, ये ट्वाइस है। तो हमने फर्स्ट स्टेंजा में आइस के लिए क्या प्रयोग किया था? बी। फायर के लिए क्या सिंबल लिया था? ए। तो यहां आइस और ट्वाइस एक ही जैसा उच्चारण है, तो इसके लिए बी ले लिए। यहां हेट, हेट, वहां ये हेट नहीं मिल रहा है, फायर और आइस से नहीं मिला, तो हेट के लिए हमने लिया सी। और फिर यहाँ आइस है, तो ये ट्वाइस और आइस एक जैसा है, तो हो गया बी, BCB। और यहाँ आपका है ग्रेट, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है हमारा? ग्रेट। तो यहाँ पर हेट है, तो यहाँ हो गया सी, इसके लिए हम दे दिए सी, इसके लिए हो गया हमारा बी, इसके लिए सी और इसके लिए बी। और यहाँ भी है आइस, तो इसके लिए हमारा हो जाएगा बी, क्लियर। तो हमको अभी क्या मिला? BCB, BC, BCB, BC और BCB। तो हमको इसमें आपको क्या मिला? राइम स्कीम जो आपके पास है, क्लियर। ये आपका राइम स्कीम है। और हम लोग सभी राइम स्कीम को अगर एक साथ रखते हैं, अगर हम लोग सभी राइम स्कीम को एक साथ रखते हैं तो भी हम लोग रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा राइम स्कीम, अब इस स्टेंजा का राइम स्कीम क्या मिला? RHYME, राइम, SCHEM, स्कीम, राइम स्कीम मिला BC, BCB, BC, BCB, ये हमारा इसका मिला। और उसका क्या मिला था?
उसका मिला था राइम स्कीम हमारा ए बी ए। तो फर्स्ट स्टेंजा का ये और सेकंड स्टेंजा का ये दोनों मिलाकर पूरे पोएम का राइम स्कीम हमारा ये हो गया। लेकिन अगर आपको एक स्टेंजा का पूछता है तो ये फर्स्ट का हुआ और सेकंड स्टेंजा का ये हुआ बी सी बी। क्लियर? ट्वाइस के लिए बी, हेट के लिए सी, आइस के लिए बी। और यहाँ ग्रेट और हेट मिल रहा है तो इसके लिए फिर सी, और यहाँ सफाइस और आइस मिल रहा है तो बी। तो इस प्रकार से हमने राइम स्कीम दोनों का निकाला और पूरे पोएम का राइम स्कीम हमारा ये हो जाएगा। पूरे पोएम का राइम स्कीम ये ए बी सी बी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने राइम स्कीम भी निकाल लिया। और अब हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन हो सकता है नेम द पोएम एंड द पोएट। तो ये लाइन किस कविता का है? तो ये लाइन फायर एंड आइस पोएम का है। इस फायर एंड आइस को लिखने वाले कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो दो क्वेश्चन हो गया, एक तो स्कीम राइम स्कीम कर दिए, नेम द पोएम एंड द पोएट हो गया। अब दो क्वेश्चन और लिखने वाले हैं वो हम कर देते हैं। जैसे इट का प्रयोग किसके लिए किया गया? तो व्हाट, थर्ड क्वेश्चन होता है व्हाट इट इज यूज्ड फॉर। इट का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इट इज फॉर द वर्ल्ड। इट का प्रयोग किसके लिए किया गया? संसार के लिए किया। ये भी क्वेश्चन इजी है। और इस प्रकार से हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं कि कवि ने वाई डज द पोएट कंपेयर हेट टू आइस? वाई डज, फोर्थ क्वेश्चन, वाई डज द पोएट कंपेयर हेट टू आइस? कवि हेट को आइस से कंपेयर क्यों करता है? प्रश्न बन सकता है ये, और बना है तो हम इसका आंसर भी देंगे। तो यहां कवि ने आइस का कंपेयर हेट से इसलिए किया है, या हेट का कंपेयर आइस से इसलिए किया है कि ये लाइफ टेकर है। ये क्या है? विध्वंसकारी है। तो हम कह सकते हैं द पोएट, बिकॉज, आंसर लिख सकते हैं बिकॉज, ऐसे लिख सकते हैं द पोएट कंपेयर्स हेट टू आइस बिकॉज ice is because both are कौन? ये हेट एंड आइस। बिकॉज बोथ आर डिस्ट्रक्टिव, क्योंकि ये दोनों विध्वंसकारी हैं, इसलिए उन्होंने हेट का कंपेयर आइस से किया है। तो हम आशा करते हैं कि यह वीडियो भी आपके लिए बोर्ड एग्जामिनी के लिए, क्लास 10th के लिए जो है वो उपयोगी होगा। आप लोग सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। थैंक्स।